आपके एबीएल एजुकेशनल क्लासेस पे। आज मैं अंबिकेश अवस्थी आपके सामने हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सामने लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि आपकी सारी समस्याओं जो आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड होंगी, जिसका नाम है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आज के बाद मुझे लगता है कि इस टॉपिक से जुड़ी हुई किसी भी तरह की समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मुझे ये भी मालूम है कि क्लास 10th के प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स एंड टर्म फर्स्ट, टर्म 2 एंड वॉट बहुत कुछ आपके सामने है। आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। और हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी और सिविक्स, ये तीन ऐसे सब्जेक्ट हैं जो थोड़ा सा बोरिंग लगते हैं। थोड़ा सा बोरिंग कहना चाहूँगा, पर हाँ, थोड़े बहुत बोरिंग लगते हैं। बेसिकली बोरिंग इसलिए लगते हैं क्योंकि उनको पढ़ने का जो मेथड है वो शायद अभी तक हम लोगों ने इसको सही तरीके से समझना शुरू नहीं किया है। तो अगर हम आज के बाद से हिस्ट्री को या सिविक्स को या ज्योग्राफी को बहुत आराम से समझते हैं तो हमें ये बात का एहसास होगा कि बेसिकली ये पूरा हिस्टोरिकल इवेंट या हिस्ट्री या ज्योग्राफी या सिविक्स या इकोनॉमिक्स, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके डेली लाइफ पे यूज़ हो रहे हैं। जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो एंड मैथमेटिक्स ये हमारी डेली लाइफ पे अप्लाई होते हैं। पर अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो ये भी हमारी डेली लाइफ पे अप्लाई होते हैं, क्योंकि हमारे आसपास जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वो इन्हीं सब चीज़ों से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो अपनी बात को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने एबीएल एजुकेशनल क्लासेस, जो कि आपकी ही एक क्लासेस हैं। और बेसिकली मैं थोड़ा सा अपना इंट्रो आपको दे देता हूं। मेरी आपकी मुलाकात पहली बार हो रही है। बेसिकली मैं प्रोफेशनल या प्रोफेशन या पैशन, आप जिस तरीके से भी देखें, मैं बेसिकली एक टीचर हूँ और बहुत सारे सालों से पढ़ा ही रहा हूँ लगातार। और बेसिकली मेरा काम या मेरी इच्छा ये है कि आपके जितने भी कठिन टॉपिक्स हैं जिनको आपको लगता है, जैसे देखिए साइंस आप लोग मैनेज कर लेते हैं, पर कहीं ना कहीं हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी या ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स आप लोग छोड़ देते हैं अक्सर। इसलिए क्योंकि क्या करें, बहुत बोरिंग हो गया है, बहुत टेंशन है, क्या करें, ठीक है रट्टा मारो, नंबर ले आओ, ठीक है। नो डाउट मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ और यहाँ तक पहुँचा हूँ, बात आपकी मैं समझ सकता हूँ। पर आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके फ्यूचर में आपको, इवन आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहेंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। सिर्फ आपने अगर एक बार भी इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है तो अगली बार इसको पढ़ने में आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी और आपके काम में थोड़ी सी ज़्यादा आसानी आ जाएगी। जहाँ बर्डन आपका दूसरे सब्जेक्ट्स पर रहेगा, इसको आप थोड़ा आसानी से गो थ्रू होके कर ले जाएंगे। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं अगेन, और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से, जो कि हमारा हिस्ट्री क्लास 10th का सबसे फर्स्ट टॉपिक है और फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए मैं थोड़ा इंट्रो आपको इस चैप्टर से दे दूं। ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस है। तो बेसिकली इसको पढ़ने का एक बहुत सिंपल मेथड है और आपके सिलेबस को मैं ध्यान में रख के ही चलूंगा। सिलेबस से ना बाहर जाना है मुझे, ना सिलेबस से कम पढ़ाना है। और एग्जैक्टली इस चैप्टर की खत्म होने के बाद अप्रॉक्सीमेट 40 MCQ मैं दूंगा आपको। और इस बात की मैं जैसे कह सकते हैं कि एकदम फुल एंड फाइनल गारंटी और वारंटी के साथ ऐसा नहीं है। हाँ, 40 MCQs करवाऊंगा। इस 40 MCQ को करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसका, हाँ मैं एक 100% या 99.99% मैं एश्योर करता हूं कि ये इतने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ऐसा कोई क्वेश्चन आ भी जाता है जो आपने एग्जैक्टली आपको आंसर नहीं मालूम है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ कंसेप्ट इज क्लियर, लॉट ऑफ नॉलेजेबल पर्सन। ठीक है, अब बायलिंगुअल भी रहूँगा और जहाँ लगेगा वहाँ इंग्लिश यूज़ कर लूँगा, जहाँ लगेगा वहाँ हिंदी यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ हिंदी इंग्लिश को लेकर मत लड़िएगा। और ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में बांटेंगे।
सबसे फर्स्ट पार्ट जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके सारे पॉलिटिकल कॉजेस को। क्या पढ़ेंगे? पॉलिटिकल कॉजेस। अब एक बात समझिए, जब हम पॉलिटिकल कॉजेस की बात करते हैं तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए, सबसे मोस्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉजेस ही हैं, क्योंकि यही पॉलिटिकल कॉजेस ही जन्म देते हैं दूसरे बहुत बड़े बड़े इवेंट्स को। एंड सेकंड इज इकोनॉमिक इवेंट्स। इकोनॉमिक इवेंट्स। हाँ, अब इसके बाद अगर हम ये भी बात करें कि थर्ड इसके सोशल कॉजेस, तो देखिए एक बात आप समझ लीजिए, सोशल कॉजेज एक ऐसे कॉजेज हैं जो हर जगह अवेलेबल होते हैं और हर चीज को लेकर अवेलेबल होते हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें सोशल कॉजेज ना हो। क्यों? क्योंकि हम लोग एक सोशल एनिमल हैं, और बेसिकली अगर हम समझें तो हम लोग का जो अराइवल हुआ है वो भी सोशली ही हुआ है। अगर हम हड़प्पन कल्चर से चल के आते हैं यहाँ तक, तो हम देखते हैं कि हमने एक सोसाइटी डेवलप करी हुई है, और वी आर सिविलाइज्ड पर्सन बिकॉज वी आर सिविलियंस एंड because we are living in a society, that is why we are socialized and influenced by the social causes। हमारा कोई भी एक्ट होगा, कोई भी समस्या होगी, कोई भी काम होगा, वो हमारे सोशल कॉजेज उसमें जरूर इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे आपके पॉलिटिकल कॉजेज को, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी की सारी घटनाएं जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से जुड़ी हुई हैं वो पॉलिटिकल कॉजेज ही है। और उसके बाद आप सारे के सारे एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे जब आप पॉलिटिकल कॉजेज को सॉल्व कर लेंगे या समझ लेंगे या इससे जुड़ी हुई सारी बातों को फिगर आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और मैं अपनी ज्ञान गंगा ना बहाते हुए मैं आपके काम को थोड़ा और आसान कर देता हूँ। ये आपकी 10th क्लास की आईसीएसई की बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड की बुक है विच इज हिस्ट्री एंड सिविक्स, और मॉर्निंग स्टार की बुक है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस। मैं इसीलिए बुक ले आया कि देखिए मैं पढ़ाऊँ और आप पढ़ें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी है, और मैं यहाँ आपको अपने एग्जाम्स की तैयारी ही करवाने आया हूँ। और बेसिकली मैंने इसीलिए इस बोर्ड का यूज़ किया है, मार्कर का यूज़ किया, ताकि आपको ये फील हो कि आप एग्जैक्टली क्लास के अंदर बैठे हुए हैं। और आपको जो भी समस्या हो वो अपने कमेंट्स पे लिखकर ज़रूर डालें। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है आप लोगों के लिए। अगर आपको लगता है कि मेरी कोशिश में थोड़ा बहुत ठीक ठाक हिसाब है, मैं पढ़ा पा रहा हूँ, आपको अपनी बात समझा पा रहा हूँ, या आप मुझसे समझ पा रहे हैं, बेसिकली आपका ही समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको समझा पाऊँ या नहीं समझा पाऊँ ये कंसीडर नहीं किया जा सकता, पर आपको समझ में आना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सबसे पहले ओपन करते हैं। आप भी ओपन करिए अपनी बुक्स, पहले अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, टेक आउट योर बुक्स, और फर्स्ट चैप्टर ओपन करिए, पेज नंबर 9 विच इज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और डेट बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज 1857। चलिए पहले हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल कॉजेस। तो किसी भी इवेंट को घटने के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, और फिजिक्स में भी आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो हमारा इनर्शिया होता है, उस इनर्शिया का जो रूल होता है वो यही कहता है ना कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं एंटिल हम किसी चीज में अगर कोई चेंज करना चाहते हैं। तो पहली बात, जब हम बात करते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुआ? 1857 में हुआ। अब आपको यह समझना है सबसे पहले कि इंट्रोडक्शन, आपका जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है। देखिए, और हाँ, अपने साथ एक बुक, अपनी एक कॉपी क्या, बेसिकली आप सिर्फ और सिर्फ 30 पेजेस निकाल के बैठिए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी पूरी हिस्ट्री का सिलेबस सिर्फ 30 पेजेस के अंदर कंप्लीट करूंगा और विद एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा दूंगा। उसके बाद आपको किसी भी तरह का हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये मेरी एश्योरिटी है, तो हॉलमार्क है ना कि हाँ ठीक है भाई, ये सामान इतने एश्योरिटी में बिक रहा है, इतने स्टार रेटिंग है। ठीक है, तो मेरी स्टार रेटिंग नहीं। फिलहाल हम बात करते हैं अपने इंट्रोडक्शन पे। देखिए, जब 1857 की हम बात करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने 1857 में ऐसा क्या कर दिया कि इंडियंस के अंदर से एकदम उबाल आ गया। उसने कहा नहीं, बस कुछ नहीं हो सकता, जो होगा सिर्फ जो हम चाहेंगे। तो ऐसा नहीं हुआ। 1857 के पहले की भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जो घटी, और ऐसे बहुत सारे इवेंट्स थे जो हुए, और जिनकी वजह से ब्रिटिशर्स को सामना करना पड़ा इंडियंस के रिवोल्ट माइंड का, जो उनका माइंड एकदम उलझ चुका था, बिल्कुल गुस्सा आ चुकी थी कि नहीं,
हमें रिवोल्ट करना है, हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। बेसिकली देखिए 1700s में ये ऐसा टाइम पीरियड था जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ एंट्री करते हैं। थोड़ा इससे पहले कर चुके हैं और बहुत पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो देखिए आपके बुक में भी लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया विच बिगेन फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है, 18th सेंचुरी का मतलब क्या होगा? 18th सेंचुरी का मतलब होगा ये 1700 से बात करके 1800 तक जाएंगे। इसलिए आपको ये बात याद रखनी है कि ये मिडिल पीरियड है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो 1700 के आसपास हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स ने एंट्री कर ली और हमारे यहाँ के जितने रूल्स रेगुलेशन, जितनी पॉलिसीज थी, जितने भी इवेंट्स थे, सोशल कॉजेस थे, सोशली वो लोग हमसे जुड़े, बात करी, मिले घुले और हमारी चीज़ों को खरीदना बेचना शुरू किया। दे आर बिकम ट्रेडर्स। वो धीरे धीरे करके ट्रेडर्स हो गए। आए तो थे ट्रेड करने के लिए, जानकारी लेते हुए और फाइंडिंग द सी रूट, बट वो बने ट्रेडर। क्या बने? ट्रेडर बने। जब वो ट्रेडर बने तो दिक्कत इस बात की आई कि हमारे पास कुछ अगर सामान ज्यादा है और दूसरे के पास कम है तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारा सामान बिक जाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जब हमारा इंट्रोडक्शन हो रहा था वर्ल्ड लेवल पे तो हम क्यों पीछे मुड़े? ये इंडियंस की सबसे पहली बात थी और शायद ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर आपको बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बहुत अच्छा मौका मिलेगा, तो आप भी मना नहीं कर पाओगे। तो इंट्रोडक्शन हो रहा था वहां पर। क्या हो रहा था? इंट्रोडक्शन हो रहा था, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड। खुद सोचिए, यूरोप से एक इंसान, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ आपको और बताऊं तो अफ्रीका और यहाँ से घूमते घामते ये यूरोप वाला पार्ट और ये बेसिकली मैप में यहाँ नहीं बनाऊंगा पूरा, ये सब पूरा यूरोप वाला पार्ट और ये एशिया का पार्ट और यहाँ से घूमते घामते टहलते टहलते हमारे इंडिया में अगर इतनी दूर कोई आ रहा है तो वो किस लिए आएगा? ट्रेड करने के लिए या किसी एक फ्रूटफुल प्रोसेस को पाने के लिए कि उसे कुछ अच्छा चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली 1800s के आसपास ट्रेडर्स ने हमारे यहाँ क्या इंट्रोडक्शन कराया? इंट्रोडक्शन कराया वर्ल्ड का। कभी भी कोई वर्ड अकेला नहीं होता। ये सब मैं आपको सिर्फ आउटलाइन पहले समझा रहा हूँ। देखिए मैंने बात करी ना, मैं 3 कॉजेस बताऊंगा, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, और यहीं से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक। तो वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन जब होता है तो हम बहुत सारी एथनिसिटी लेकर आते हैं, मतलब बहुत सारा कल्चर लेकर चलते हैं अपने साथ। कल्चर, बहुत सारा कल्चर आता है जो हमसे इंट्रोड्यूस होता है कि बेहतर कहता है कि भाई देखो मेरे यहाँ ऐसा होता है, तो कहेगा अच्छा तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है, तो कहेगा अरे भाई मेरे यहाँ समोसे खाए जाते हैं, बोले अरे यार मेरे यहाँ तो गोलगप्पे खाए जाते हैं। तो बहुत सारा कंफ्यूजन आएगा कि भाई तुम्हारे यहाँ कुछ नया हो रहा है, मेरे यहाँ कुछ नया हो रहा है, चल दोनों लोग मिला के अपना कुछ नया बनाते हैं, ठीक है चलो। तो फिर इसी तरीके से बहुत सारा डिस्कशन हुआ और फाइनली एक नया सोसाइटी का जन्म होता है, एक नई सोसाइटी का जन्म होता है, जिसको कहते हैं हम ट्रेडर्स। प्रॉपर्ली इंडिया में ट्रेडर्स का डेवलपमेंट हो गया बिटवीन 1700 तक आते आते। और अब ट्रेडर्स ने एक चीज और सोची कि हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं भी हैं। उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया, या आप भी अपने अगल बगल ऑब्जर्व करते हो कि अगर किसी को कोई समस्या है तो बट ऑब्वियस है कि दूसरा उस चीज का फायदा उठाएगा। वही काम सेम हमारे यहाँ ट्रेडर्स ने किया। उन्होंने क्या किया, हमारे इंडियंस के जो कल्चर में जो चीजें थी उसको अडॉप्ट किया और क्या किया, उनमें थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश करी कि ठीक है तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है तो ये काम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करता हूँ, तुम ऐसा इस काम को करके दिखाओ। तो जो चेंजेस आए ना, वही जो एक मोटिव बन गया, धीरे धीरे करके ट्रेडर्स ने अपना डेवलपमेंट कर लिया और फाइनली दे बिकम, क्या बन गए आप लोग खुद बताइए। और वो फाइनली बन गए इंडिया में, उन्होंने अपना पहले क्या बनाया, एम्पायर बनाया, और वो बन गए एम्परर। क्या बन गए? एम्परर। फ्रॉम ट्रेड, ट्रेड बेसिकली
ट्रेड से वो क्या बन गए, एम्परर हो गए। तो ट्रेड से एम्परर बनने की कहानी बड़ी लंबी है और बहुत सारा सिलेबस है। तो आपको क्या याद रखना है, जब ट्रेड से वो एम्परर बने तो एम्परर अपने पॉलिसीज का एक्सपेंशन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और याद रखिएगा, जो पॉलिटिकल कॉज था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी जिसकी वजह से पॉलिसीज बढ़ी या रिवोल्ट हुआ, वो था एम्पायर का एक्सपेंशन। क्या था, एम्पायर का एक्सपेंशन। इस बात को हैशटैग कर लीजिएगा और जो जहां पर लिखने वाला होगा वो मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले लिख लीजिए पॉलिटिकल कॉजेज, ये हेडिंग डाल के सबसे पहला पॉइंट लिखिए कि एम्पायर एक्सपेंशन था। पॉलिटिकल कॉज में सबसे पहला ही बात यही है कि पॉलिटिकल एक्सपेंशन, उनको अपना एम्पायर एक्सपेंशन करना था, अपनी पॉलिटिक्स को एक्सपेंशन करना था और अपनी थ्योरीज को बढ़ाना था, अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ाना था। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए हम बुक की तरफ देखते हैं। बुक में सबसे पहली सेकेंड वाले पार्ट में लिखा हुआ है, सेकेंड पैराग्राफ में, द कल्मिनेशन ऑफ दिस रीसेंटमेंट टू द ब्रिटिश रूल was the first war of independence in 1857 in which million of peasants मतलब जो लेबर्स थे या जो वर्किंग पर्सन थे जो काम करते थे ताकि ब्रिटिशर्स डेवलप करें, artisans and soldiers participated. It shook the British government to its very foundation. It means जो ब्रिटिशर्स ने अपने यहाँ एम्पायर एक्सपेंशन किया उनको बहुत सारा रेजिस्टेंस झेलना पड़ा। किससे? चलिए अब हम लोग लिखते भी चलेंगे, पर जहां मैं बताऊंगा सिर्फ वही लिखना है, बाकी सिर्फ आपको सुनना है, लिखना नहीं है, कुछ नहीं छापना है, बस सुनना है। पहली बात, रेजिस्टेंट झेलना पड़ा, रेजिस्टेंस झेलना पड़ा मतलब अपोज का सामना करना पड़ा, अपोज फेस करना पड़ा। फ्रॉम किससे? पीजेंट से, लेबर से और वर्किंग क्लास से। क्यों भाई? मेन वर्किंग क्लास तो इनकी जो थी वही इनकी ताकत थी ना भाई, जो काम कर रहा है वही तो ट्रेड का आगे बढ़ा रहा है और इन्हीं को उससे सामना करना पड़ा क्योंकि सोल्जर्स भी इन्हीं की तरफ थे। अब सोल्जर्स भी इनके रिवोल्ट में आ गए तो फिर ये लड़वाएंगे किससे और हमें मरवाएंगे किससे? सबसे पहली बात है। चलिए अब कहता है कॉज ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो कह रहा है 1757 to 1857 वर मार्क्ड by British conquest and rapid expansion of their dominion in India। अब यहां पर आपको एक बात समझनी, सॉरी, 1757 से लेकर 1857 तक इन्होंने क्या कर दिया? खूब सारी वॉर्स लड़ी। इन्होंने एंग्लो मराठा लड़ी, मतलब इन्होंने मराठा से भी वॉर लड़ी। अब देखिए इस बात का जिक्र आपकी बुक में भी है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपका पॉलिटिकल कॉजेस का सबसे पहला वाला पार्ट जो कह रहा है पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, तो देखिए उसमें लिखा हुआ है द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन एंड ग्रेजुअल एनेक्सेशन ऑफ नेटिव इंडियन स्टेट्स। मतलब कुल मिला के वो क्या कर रहे थे? कब्जा। क्या कर रहे थे? कब्जा। किस चीज का? इंडियन स्टेट्स का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। कहाँ थे हम लोग? हाँ, ग्रेजुअल एनेक्सेशन ऑफ द नेटिव स्टेट और इंडियन स्टेट वर वन ऑफ द मेजर ग्रीवियंसेस ऑफ द इंडियन रूलर्स। इंडियन रूलर्स जो थे उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि धीरे धीरे करके क्या कर रहे थे? ब्रिटिशर्स हमें घेरते जा रहे थे और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम उनसे लड़ पाए क्योंकि वी डू नॉट हैव अ ह्यूज आर्मी। और दूसरी चीज, हम लड़ते थे सिर्फ तलवारों के बल पे। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि हमारे पास तलवार चलाने की दम नहीं थी, तो बाकी तो आप लोग जानते ही हैं, आप लोगों ने तानाजी देखी होगी और मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारी मूवीज बनी है जिसमें हम लोगों को तलवार दिखाते हुए देखा है। आपने पद्मावत मूवी में है, तो हम लोगों में दम बहुत ही ऐसा नहीं है। पर देखिए हम एक बात से पीछे नहीं हट सकते कि जिस तरह से हम तलवारों से लड़ेंगे, उनके पास अच्छी खासी आर्टिलरी है, उनके पास अच्छी सारी मशीनरी थी, तो हमें लड़ने में थोड़ी दिक्कत होगी और हमारे पास आर्मी नहीं थी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम यूनाइट नहीं थे। पर जैसे ही 1757 से उन्होंने एनेक्सेशन की पॉलिसीज को अपनाया 1857 तक, अब होगा क्या
कि सबसे पहले इन्हें बैटल ऑफ प्लासी लड़ी। द ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटोरियल पावर इंक्रीज रैपिडली। बैटल ऑफ प्लासी, ये बैटल ऑफ प्लासी ब्रिटिशर्स का वो लास्ट, मैं कहूंगा लास्ट वॉर थी जो प्रॉपर्ली ब्रिटिशर्स को लड़नी पड़ी बहुत सारा पॉलिसी में चेंजेस लाने के लिए, क्योंकि यहां से उनके टाइज बढ़ गए थे और उनके टाइज बहुत स्ट्रांग होते चले गए, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी में इनका जो मुगलों के बाद जो सब रूल खत्म होता जा रहा था, धीरे धीरे करके बहुत स्ट्रांग हो गए। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो ब्रिटिश ट्राइड टू एक्सपैंड देयर पॉलिटिकल पावर इन इंडिया बाय 4 ways। बाय आउटराइट वॉर्स, छोटी छोटी लड़ाइयां करते रहते थे। सब्सिडरी अलायंस करना इनकी बहुत अच्छी पॉलिसी थी, ये अलायंसेस बहुत करते थे। बाय अडॉप्टिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और ये इनके सबसे बड़ा जड़ बना जिसकी वजह से ये बर्बाद हुए और हम लोगों को लड़ना पड़ा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बहुत खतरनाक चीज बनाई इन्होंने, और अपना बहुत पैसा लगाने की कोशिश करी। का सोचा मैं हम लोग सब कुछ हथियार लेंगे और फाइनली हम लोग के अंडर में सब कुछ आ जाएगा। इसके बाद देखिए बाय आउटराइट वॉर्स। अब यही वो आउटराइट वॉर्स है जो इन्होंने छोटी छोटी वॉर्स बार बार कंटिन्यूस से लड़ते गए। और क्यों लड़े? क्योंकि लड़ने की वजह से इनकी पॉलिसीज और ज्यादा क्लियर होती जा रही थी, क्लैरिफाई कर रहे थे अपनी पॉलिसीज को कि हमारे पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं। और देखिए एक बात समझिए, आपने अभी रिसेंटली अफगानिस्तान में देखा कि जो हमारे यहाँ वॉर हुई, मतलब अफगानिस्तान में जो वॉर झेलनी पड़ी, तो फिलहाल अफगानिस्तान ने वो उस वॉर को झेला नहीं, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए वहाँ पर पावर सेंट्रलाइज्ड हो गई, तालिबान ने उसको ले लिया और पावर ले ली और वो रूल करने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखा आपने कि पावर को दिखाने का एक सबसे अच्छा तरीका ये बना कि किसी के पास ज्यादा पावर है तो उसने उसको शो कर दिया। तो सामने वाले ने कहा हाँ भाई ठीक है, तुम्हारे में ज्यादा पावर है भाई, अब मुझे क्या लड़ना, मुझे क्या गम, तुम आ जाओ, मैं खाली कर देता हूँ सीट। ठीक है, तो बेसिकली हुआ यही। अब देखिए जो 1857 में जो आउटराइट वॉर्स कॉज बनी वो क्या थी? सबसे पहली बात देखिए लिखी हुई है बैटल ऑफ बक्सर। अब इनको 1764 में बैटल ऑफ बक्सर लड़नी पड़ी। देखिए 1757 कौन सा? बैटल ऑफ प्लासी। उसके बाद 1764 बैटल ऑफ बक्सर। इसके बाद जब बैटल ऑफ बक्सर इन्होंने जीती, हारी, लड़ाई करी, खूब लड़े और फाइनली उसके बाद इन्होंने अपनी पॉलिसीज को और एक्सपैंड किया। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ देयर सक्सेस इन एंग्लो मैसूर वॉर इन 1767 टू 1799। अब देखिए ये 1767 से लेके 1799 तक इन्वॉल्व रहे किसमें? एंग्लो मैसूर वॉर। अब आप खुद सोचिए, कोई भी एक इंसान इधर 1757 में लड़ाई करी, फिर 1764 में लड़ाई करी, भाई साहब गए 1767 से 1799 तक वॉर करते रहे, तो उनकी पॉलिसी बट ऑब्वियस है कि एक्सपैंड करेगी ही। युद्ध का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, पॉलिसीज बढ़ेंगी, कुछ ऐसे स्टेट होंगे, कुछ ऐसे राजा होंगे जो सब्सिडरी अलायंस करने की कोशिश करेंगे, और आपने अभी देखा ही। और दूसरी चीज क्या होगा, छोटे छोटे लोग मिलने की कोशिश करेंगे कि उनका कुछ घाटा ना हो और पावर उनको मिल ही रहे, ये सबसे बड़ी बात। ठीक एक बार जरा पानी पी लेता हूं। चलिए, तो देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि भाई एंग्लो मैसूर वॉर, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, इतनी सारी लड़ाई करी इन लोगों ने और पॉलिसीज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आया। तो अब उसके बाद इन्होंने क्या देखा कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर करी। अब देखिए ये भी बात आप में लिखी हुई है कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इन 1870 टू 1880। अब देखिए 1817, 1817 टू 1818, अब इन्होंने थर्ड मराठा वॉर पकड़ ली।
इनका पराठा बनना है कुछ दिन बाद, मानी बात है, अगर ये ऐसे ही करते रहेंगे। और बेसिकली हुआ कि इनका पराठा बना, बहुत अच्छे से पराठा बना। और किसका? ब्रिटिशर्स का, क्योंकि मराठाओं ने इन लोगों को पूरा पराठा बना दिया, कोई छोड़ा नहीं। और बेसिकली होना भी यही था, क्योंकि आपको देखिए कि 1757 और अभी 1818, आप अगर डिफरेंस देखेंगे कितना कम टाइम पीरियड है, और एक देश इतने कम टाइम पीरियड में कंटिन्यूअस वॉर पे वॉर, वॉर पे वॉर, रिवोल्ट पे रिवोल्ट, इन्फ्लुएंस पे इन्फ्लुएंस अगर झेल रहे हैं ब्रिटिशर्स का, तो फाइनली होगा क्या? हम अपने आप रिवोल्ट करेंगे। आप खुद सोचिए, आप अपनी क्लास में हैं, अगर कोई बच्चा बार बार या आपके ही कलीग्स आपको बार बार किसी बात के लिए प्रेस करेंगे, तो आप उसका रिस्पॉन्स देंगे। वही सेम चीज यहाँ पर हुई, इसका रिस्पॉन्स दिया गया कब? 1857 में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अभी कह रहा है कि द पंजाब वॉज एनेक्सीड इन 1849। ये बड़ी घटना थी। 1849 में पंजाब को एनेक्सीड कर लिया गया, एनेक्सेशन हो गया पंजाब का, वो भी कब? 1849 में। अब आप सोचिए, किसी की जगह को एनेक्सीड कर लिया, किसी की जगह को हथिया लिया, गुस्सा बढ़ेगा, गुस्सा आएगी, और ये जो पंजाबीज थे या उस रीजन के जो लोकल्स थे, उनके अंदर और गुस्सा बढ़ गया, तो वो और सपोर्ट करेंगे ना ऐसे रिवॉल्ट में। तो देखिए 1817, 1818, 1864, 1764, 1799 तक, और फिर 1847 हम आ रहे हैं धीरे धीरे करके उसी चीज के पास। फाइनली देखा कि द पंजाब वाज एनेक्सीड आफ्टर द सिक्स वर डिफीटेड इन द सेकेंड एंग्लो-सिख वॉर। From 1833 to 1856, the British further extended the empire by conquering Sindh, territories of Assam, Arakan, Tenasserim, Pegu in Myanmar। अब आप एक चीज देखिए, अगर मैंने इंडिया का यहाँ पर एक रफ स्केच बनाऊं, ड्राइंग पे हंसिएगा मत, ड्राइंग बहुत बुरी है, और शायद मुझे लगता है मैंने अपने क्लासेस में कभी ड्राइंग उतनी सीरियसली नहीं करी है, बेसिकली बिल्कुल ही नहीं करी है। हाँ, कुछ बच्चे हैं मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनकी ड्राइंग बहुत नेक्स्ट लेवल पे है, हो सकता है आप लोगों में भी ड्राइंग बहुत ज़बरदस्त हो, और अगर अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो बेसिकली ऐसा ही कुछ है। यहाँ पर श्रीलंका है फिलहाल। अब आप ये सोचिए कि इस तरफ के इलाके पे वो अपना कब्जा बना रहे हैं, इस तरफ के इलाके में भी वो अपना कब्जा बना रहे हैं, इस तरफ के इलाके को भी वो कब्जा कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, इतना बड़ा एरिया अगर वो कब्जा करते जाएंगे तो कभी ना कभी तो ऐसा होना ही था कि ये लोग सामने आने ही थे, यहाँ के जो लोग थे वो रिवोल्ट करेंगे ही और बोलेंगे ही। अच्छा, एक बात और है, 1857 में जो बंगाल का रोल रहा, वेस्ट बंगाल का रोल रहा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा। हम अक्सर, एक बात मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा, हम जितनी भी हिस्ट्री पढ़ते हैं वो बेसिकली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है जो फॉरेन फिलोसफर्स थे या फॉरेन कंट्री के जिन लोगों ने जिनका ट्रांसलेशन किया, क्योंकि ओरिजिनल टेक्स्ट हमारे पास से बहुत कुछ नहीं है। जैसे झांसी की रानी जो थी, उनका जब पूरा लाइब्रेरी जलाई गई है तो हमारे पास बहुत सारा टेक्स्ट खत्म हो गया, तो हमारे पास जो टेक्स्ट बचा वो इन्हीं लोगों की मेहरबानी है। बाकी हमारे इंडियन राइटर्स, उन्होंने जो एक्सकवेशन किया, जो पाया, जो समझा, जो जाना, उसके बेसिस पर उन्होंने बहुत कुछ बताया, तो हम लोग उसी के हिसाब से चलते हैं। फाइनली पहला आपने देखा एक ये कॉज था कि एनेक्सेशन पॉलिसीज और आउटरीचिंग वॉर्स, और इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था? पहली कॉज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। अब हम देखते हैं सब्सिडरी अलायंस। इस सब्सिडरी अलायंस का तो खेल ही दूसरा था। जहां तक आप लोगों ने अगर देख लिया हो, समझ लिया हो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। स्टूडेंट्स, मेरी ये कोशिश है कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूं, और अगर आपको कुछ लगता है, अगर आप कहीं कोई कमी लगती है, मैं अपनी क्लासेस में हमेशा ये बात बोलता हूँ बच्चों से कि अगर आप लोगों को कोई भी ऐसी चीज़ लग रही है जो मैंने आपको नहीं बताई, या आपको लगा कि मुझमें थोड़ी सी इस बात की कोई कमी रह गई है, तो आप बेसिकली बिल्कुल फ्रैंक होकर मुझे बता सकते हैं अपने कमेंट्स में कि सर आपकी वीडियो में मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, आपने जो बात बताई ये सही नहीं लगी, ये लाइट नहीं थी, ऐसा नहीं था। तो देखिए, जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं बहुत कोशिश करूँगा। फिलहाल मेरी ये छोटी सी शुरुआत हो रही है,
कर रहा हूँ अपनी शुरुआत। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे हिम्मत दी है और बेसिकली मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को थैंक्स बोलूँगा जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दिया कि सर आप भी आइए, पढ़ाना स्टार्ट करिए, वीडियोस डालिए अपनी। और तो और अब यहाँ से आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को आगे